अभी फंडामेंटल फोर्सेस पढ़ने से पहले एक टॉपिक ऐसा है जिसको बोर्ड पे लिखने का कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि टॉपिक में क्या है कि कौन कौन से फिनोमेना किस किस ने स्टैब्लिश किए, किस ईयर में स्टैब्लिश किए और वो किस कंट्री से बिलोंग करता था। तो वो पूरी टेबल अगर मैं बोर्ड पे लिखूं और फिर आपको शो करूं तो उसका कोई मतलब नहीं बनता। तो इसलिए वो आपको सिर्फ याद करना एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का कि कौन सा फिनोमेना किसने एस्टेब्लिश किया था। जैसे इंडिया से सीवी रमन ने एक बहुत स्कैटरिंग ऑफ लाइट एक फिनोमेना एस्टेब्लिश किया था, और भी बहुत सारे फिनोमेनाज हैं तो किस किसने कब एस्टेब्लिश किया और किस कंट्री में एस्टेब्लिश किया। ठीक है, तो वो टॉपिक है, वो आप एक बार बुक से देख लीजिएगा, उसको लर्न करना है सिर्फ। उसमें कुछ ऐसा लिखने जैसा या समझाने जैसा कुछ नहीं है, क्योंकि नेम और कंट्री के नेम और बस वो ईयर और फिनोमेना दिया हुआ है। ठीक है, तो इसके बाद अपन पढ़ते हैं फंडामेंटल लॉज ऑफ फिजिक्स। तो अब हम देखते हैं फंडामेंटल फोर्सेस। फंडामेंटल फोर्सेस क्या है? तो जितने भी फोर्स अभी तक है वर्ल्ड में, उन सबको हम 4 बेस कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं या 4 बेस फोर्स में डिवाइड कर सकते हैं। हर एक फोर्स को नाम दिया गया है फंडामेंटल फोर्स। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लो अगर मैं बात करूँ कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर वर्क करता है जैसा सुना होगा 0 और 1 के लॉजिक का। ठीक है, सीरीज ऑफ 0 और 1 का लॉजिक होता है, स्ट्रिंग होती है जो कंप्यूटर को सिग्नल प्रोवाइड करती है, सबने सुना होगा। इन लॉजिक को अपन लैंग्वेज में डिजिटल लॉजिक बोलते हैं। 12th की स्टडीज का एक पार्ट है डिजिटल लॉजिक, 11th में हम नहीं पढ़ेंगे इसको। तो कंप्यूटर डिजिटल लॉजिक के अंदर काम करता है। डिजिटल लॉजिक को ट्रांसफर किससे किया जाता है? वोल्ट से। ठीक है, कुछ वोल्ट का सिग्नल दिया जाता है, उससे डिजिटल लॉजिक को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर किया जाता है। अगर हम वोल्ट की बात कर रहे हैं तो इसकी बात करेंगे इलेक्ट्रिसिटी की, ये आएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटेगरी में। तो बेसिकली हम क्या कह रहे हैं कि जो कंप्यूटर वर्क कर रहा है वो किस पर काम कर रहा है? एक टाइप का फोर्स जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो कंप्यूटर अगर अपन काम में ले रहे हैं वो भी एक तरह का फोर्स के ऊपर काम कर रहा है। ठीक है, तो वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के ऊपर काम कर रहा है। ये कैटेगरी हो गई, एक टाइप का फोर्स हो गया, फंडामेंटल फोर्स हो गया। ऐसे ही टोटल 4 फंडामेंटल फोर्सेस है अपने पास। 4 फंडामेंटल फोर्सेस में सबसे पहला आता है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? ये वो फोर्स है जो डिपेंड करता है किसी भी ऑब्जेक्ट के मास के ऊपर। ये फोर्स डिपेंड करता है, ये हमने पहले भी पढ़ा है, फॉर्मूला याद होगा, Gm1m2/r² इसका फॉर्मूला था, और ये मास के ऊपर डिपेंड करता है फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, ये फोर्स किस टाइप का है? अट्रैक्टिव फोर्स है। और ग्रेविटेशनल फोर्स की और कोई अपन डिटेल अभी नहीं लेंगे, क्योंकि आगे क्लास में एक चैप्टर भी है अपने पास ग्रेविटी, उसमें अपन देखेंगे। इस चैप्टर में बुक में भी इतनी कुछ खास डिटेल नहीं दी हुई है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स की बेस डिटेल यही है कि ये मास डिपेंडेंट फोर्स है और अट्रैक्टिव फोर्स है। जो सेकंड टाइप का फोर्स है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक किस टाइप का फोर्स है? ये फोर्स किस पर डिपेंड करेगा? ये डिपेंड करता है चार्ज पर। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स चार्जेस पर डिपेंड करता है। तो क्या किस किस चार्ज, कौन कौन से चार्जेस अपने पास? पॉजिटिव, नेगेटिव, इन 2 चार्ज के ऊपर डिपेंड करेगा। फ्लो हो, रुके हुए हो, या मतलब कहना चाहिए स्टैटिक हो, मोशन में हो, एक्सेलरेटेड हो, कोई भी कंडीशन हो, ये कुछ किसी टाइप का फोर्स एक्सर्ट करेंगे। थोड़ा सा अपन डिटेल देख लेते हैं किस टाइप का फोर्स एक्सर्ट करेंगे। अपना क्लास 12 पूरा इसी पर डिपेंड करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स पर। अगर ये स्टैटिक है तो अपन उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। अगर ये मोशन में है तो अपन उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं। और अगर ये एक्सेलरेटेड है, एक्सेलरेटेड का मतलब हुआ या तो इनकी स्पीड बढ़ रही है या कम हो रही है, दोनों एक्सेलरेटेड मोशन में है, तो ये वेव्स फॉर्म करेंगे। ठीक है, तो अगर स्टैटिक है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक, मोशन में है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, और एक्सेलरेटेड है तो वेव्स फॉर्म करेंगे। स्टैटिक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ये अपन क्लास 10th में पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ऐसा पढ़ा था
अपन क्या करते थे, कॉइल को आगे पीछे ले जाते थे, जिसमें चार्ज होता था उसको आगे पीछे ले जाते थे, तो सेकंड कॉइल में हमें करंट देखने को मिलता था ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड थंब रूल लगा के अपन डायरेक्शन पता करते थे, तो वो सारा आ गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण मैग्नेटिक फील्ड जो बन रहा है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में आ गया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो फोर्सेज है वो दोनों टाइप का होता है, अट्रैक्टिव भी होता है और रिपेल भी करता है। ठीक है, अट्रैक्ट और रिपेल दोनों कैसे कर सकता है, क्या दोनों कैसे करता है? अगर इलेक्ट्रिक फोर्स की बात करें, स्टैटिक फोर्स की बात करें, तो इधर पॉजिटिव और नेगेटिव होगा, तो जो पॉजिटिव पार्ट होगा वो अट्रैक्ट करेगा, अगर पॉजिटिव पॉजिटिव का पार्ट होगा सेम पेयर्स होंगे तो रिपेल करेंगे, और अगर पॉजिटिव नेगेटिव का पार्ट होगा तो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। मतलब अपोजिट पोल्स होंगे तो अट्रैक्ट करेंगे और सेम पोल्स होंगे वो रिपेल करेंगे। ठीक है, ये जो फोर्स होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ये 10 to the power 36 टाइम्स मोर स्ट्रॉन्ग होता है देन ग्रेविटी। तो अभी तक इन दोनों की कैटेगरी में सबसे वीकर फोर्स कौन सा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ग्रेविटेशनल फोर्स देखने के लिए वीकर फोर्स है, पर इसको इतना वीक मत मानना, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही अपन ये बिल्डिंग या कोई भी चीज ले लो, सारे पेड़ पौधे जो भी ह्यूमन अपन चल पा रहे हैं, सब कुछ अर्थ के ऊपर हो रहा है वो ड्यू टू ग्रेविटी हो रहा है। ग्रेविटेशनल फोर्स कितना पावरफुल हो सकता है, डायनासोर ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण एक्सटिंक्ट हुए थे, वरना आज फिजिक्स नहीं पढ़ रही होती, डायनासोर ही घूम रहे होते यहाँ पे, ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता। तो 10 to the power 36 टाइम्स ज्यादा पावरफुल है, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स से बहुत ज्यादा पावरफुल है, जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स भी एक बहुत पावरफुल फोर्स है। कहने के लिए वीक फोर्स है, बट वैसे हमारे लिए बहुत पावरफुल फोर्स है, और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है वो उससे और ज्यादा पावरफुल फोर्स है। इन दोनों फोर्सेस के बीच में एक और फोर्स है जिसको अपन थर्ड कैटेगरी में डालते हैं, वीक न्यूक्लियर फोर्स। वीक न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है, जब दो एटम्स आपस में कंबाइन होते हैं एक दूसरे से, तो उस टाइम उन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा होता है, जिसको आयनिक बॉन्ड भी कहा जाता है, आयनिक बॉन्ड में जो फोर्स लग रहा होता है, आयनिक बॉन्ड क्या होता है, जब दो आयन्स एक दूसरे से कंबाइन होते हैं, ठीक है, तो वो आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, उसमें जो फोर्स लगता है वो वीक न्यूक्लियर फोर्स होता है। ये जो वीक न्यूक्लियर फोर्स है, ये ग्रेविटी, उसके बाद वीक न्यूक्लियर फोर्स, और फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ये इन दोनों के बीच में आता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच का एक फोर्स है वीक न्यूक्लियर फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स से ये थोड़ा कम पावरफुल होता है, बट ग्रेविटेशन से ज्यादा पावरफुल होता है। ठीक है, इसके बाद जो लास्ट फोर्स आता है वो आता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो क्या है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के लिए अपन ऐसे समझते हैं कि अपने पास सपोज करो ये एक न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस में बहुत सारे प्रोटॉन्स हैं। अब हर एक प्रोटॉन एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि ग्रेविटी क्या करती है, हर वो दो ऑब्जेक्ट जिनमें मास होता है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो ग्रेविटी के कारण अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, बट दोनों सेम चार्जेस है, तो यहाँ पर क्या होगा, प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में ग्रेविटी के कारण एक अट्रैक्शन है, बट इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण एक रिपल्शन है। और देखा जाए तो इन दोनों में से पावरफुल फोर्स तो इलेक्ट्रिक फोर्स है, तो एक दूसरे से दूर चले जाने चाहिए, न्यूक्लियस बनना ही नहीं चाहिए, ब्रेकडाउन हो जाना चाहिए, क्योंकि प्रोटॉन प्रोटॉन एक साथ नहीं रह सकते। इसमें नो डाउट न्यूट्रॉन्स भी होते हैं, पर न्यूट्रॉन्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, तो उनका कोई रोल नहीं है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रोटॉन प्रोटॉन है वो इलेक्ट्रिकली एक दूसरे से दूर चले जाने चाहिए, बट नहीं जा रहा। बहुत सारे एटम्स हैं, हम हर तरफ हमारे पास एटम्स है जिसमें न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस ब्रेकडाउन नहीं हो रहा, नहीं टूट रहा, तो जो लास्ट फोर्स आता है वो आता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। किससे पावरफुल है ये है इलेक्ट्रिक फोर्स से पावरफुल, इलेक्ट्रिक फोर्स से भी पावरफुल फोर्स है ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो अगर अपन देखें, तो अगर अपन एक टेबल के हिसाब से देखें तो सबसे पहले अपने पास है ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर मैं इसकी रिलेटिव स्ट्रेंथ 10 to the power -39 मान लेता हूँ,
किससे रिलेशन में है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कहाँ मिलता है? न्यूक्लियस के अंदर जो फोर्स लगता है, जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स में एनर्जी रिलीज होती है वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के कारण होती है, क्योंकि उसमें न्यूक्लियस ब्रेकडाउन होता है। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स पहले लेते हैं, सीरीज वाइज ले लेते हैं, तो वो होगा 10 टू द पावर -13 टाइम्स। 10 टू द पावर 13 टाइम्स कम पावरफुल होता है, इसकी स्ट्रेंथ कम होती है, इसलिए नेगेटिव में है। फिर आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स 10 टू द पावर -2 टाइम्स। ठीक है, 10 टू द पावर -2। अगर मैं इसको वैसे लिखूं, अभी तो -2 देखने से बहुत छोटा लग रहा होगा, पर अगर मैं इसको पर्सपेक्टिव में लिखूं तो 10 टू द पावर -2 कितना हो जाता है? 100। और मैथ्स के हिसाब से 1/100, 100 टाइम्स कम पावरफुल। ठीक है, 100 टाइम्स वीक होता है ये फोर्स स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से। ठीक है, एक बार पर्सपेक्टिव देख लें, तो यहाँ पर अगर मैं इसको 1 मान लूँ, तो यहाँ पर अपन ने जो बात की थी लास्ट क्लास में, स्कोप की बात की थी, तो अगर यहाँ पर मैं स्कोप देखूँ फिजिक्स का, तो 10 टू द पावर 39 देखने से तो बहुत छोटा लग रहा है, पर 10 के पीछे 39 जीरो, 1 के पीछे 39 जीरो लगा के देखना कितना बड़ा नंबर होता है, कितना वीक फोर्स है एज कंपेयर टू स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। चैप्टर का लास्ट टॉपिक, लॉ ऑफ कंजर्वेशन। ये एक फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है कंजर्वेशन का, और ऐसा नहीं है कि ये एक ही चीज़ फॉलो करती है, बहुत सारी चीज़ें इस लॉ को फॉलो करती है। बट लॉ ऑफ कंजर्वेशन आखिर है क्या? तो बात करें कंजर्वेशन क्या है। जैसे सुना होगा बहुत छोटी क्लासेस में, आप अभी भी सुनते होंगे न्यूज़पेपर वगैरह में, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। क्या होता है ये कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट? कंजर्वेशन का मतलब होता है टू सेव। ठीक है, और प्रिसाइज अगर बात करें अपन कंजर्वेशन की, तो टू सेव की जगह कंजर्वेशन का मतलब अपन क्या लेंगे? कंजर्वेशन का मतलब है जो चीज है वो उतनी की उतनी रहेगी, उसको कम नहीं करना, उसको बढ़ाना नहीं है। फॉरेस्ट को कंजर्व करो, मतलब जितने फॉरेस्ट है उनको उतना की उतना रहने दो। तो बेसिक ये मतलब होता है कंजर्वेशन का। डिफॉरेस्टेशन ना करो, तो ये मतलब होता है कंजर्वेशन का। हालांकि डिफॉरेस्टेशन का फिजिक्स से कोई लेना देना नहीं है, उसका फिजिक्स से भी बड़ी चीज एनवायरनमेंट से लेना देना है, तो डिफॉरेस्टेशन को रोको। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। खैर, टू द टॉपिक, लॉ ऑफ कंजर्वेशन फिजिक्स में क्या कहता है? नेचर में तो हमने बात कर ली, फिजिक्स में क्या कह रहा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन? तो कंजर्वेशन या लॉ ऑफ कंजर्वेशन कहता है कि जो भी पार्टिकल, जो भी एनर्जी, जो भी एलिमेंट जितना है उतना ही रहे। ठीक है, अब जरूरी नहीं है सारी चीजें इसको फॉलो करती हो, तो कौन कौन फॉलो करते हैं? बहुत ही कॉमन आपने सुना होगा एक फ्रेज, तो ये फेज आपने बहुत बार सुना होगा, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ये क्या है बेसिकली? ये फेज हमें क्या बताता है कि एनर्जी को आप क्रिएट नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। पहले भी पढ़ा है, इसको एनर्जी को क्रिएट नहीं किया जा सकता। जाती कहाँ है एनर्जी? एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। तो बेसिक इस लॉ का मतलब क्या हुआ? ये है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। मतलब एनर्जी जितनी है एक सिस्टम में उसको उतनी ही रखो या वो उतनी ही रहेगी, वो कभी क्रिएट नहीं होगी, डिस्ट्रॉय नहीं होगी, अपनी फॉर्म चेंज कर लेगी। फॉर्म चेंज करने का मतलब ये नहीं है कि वो एनर्जी चली गई, ठीक है ना, वो उतनी की उतनी है। ओके, तो एनर्जी कंजर्व करने का मतलब उसको आप क्रिएट नहीं कर रहे, डिस्ट्रॉय नहीं कर रहे, मैनिपुलेट कर रहे हो, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब बात ये आती है कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी सिर्फ इकलौता ये नहीं है कि जो कंजर्वेशन को फॉलो करता है। एक और लॉ है कंजर्वेशन ऑफ मास, ये आगे क्लासेस में पढ़ेंगे क्या है कंजर्वेशन ऑफ मास। तो मास जितना है एक सिस्टम का उतना कितना रहेगा, वो कम नहीं होगा, ज्यादा नहीं होगा। एग्जांपल के लिए अगर मान लो मैंने एक वुड लिया, वुड का इनिशियल वेट है 5 kg। ओके, अब मैंने इस वुड को कट कर लिया, कट करने के बाद मेरा एक वेट हो गया 1.8, दूसरा वेट हो गया 3.2, लेट्स से। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि वुड का वेट हो गया 1.8। मान लो मुझे वेट नहीं पता हो तो मैं क्या करूंगा? मैं क्या करूंगा? सिंपल, मतलब मान लो ये 5 kg था, 1.8 वेट काट के मैंने अलग रख दिया, और मैं कह रहा हूँ दूसरे वाले का वेट कितना है। सब लोग क्या करेंगे? 5 में से माइनस कर दो 1.8, ये 5 ही क्यों लिया,
क्योंकि इनिशियल वेट था 5। मतलब हम क्या कह रहे हैं कि 1.8 प्लस जो भी यहाँ से वैल्यू आती है, अगर उसको अपन ऐड करते हैं तो मुझे 5 kg वापस मिल जाएगा। कंजर्वेशन ऑफ मास, मास हमने क्रिएट भी नहीं किया, डिस्ट्रॉय भी नहीं किया, हमने क्या किया, स्प्लिट कर दिया मास को 2 पार्ट में। ठीक है, समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मतलब हमारे पास 5 kg जो वेट है वो कंजर्व्ड है। फॉर दिस सिनेरियो ये 5 kg वेट कंजर्व्ड है। अगर मैं इसके और भी पार्ट कर दूं, इतने छोटे पार्ट कर दूं, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इन सबको जब मैं ऐड अप करूंगा मुझे फिर से 5 kg मिल जाएगा, मास कहीं नहीं जाएगा। तो ये हो गया कंजर्वेशन ऑफ मास। ऐसे ही एक और चीज जो क्लास 9th में पढ़ी थी, अगर याद नहीं हूं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, तो मोमेंटम क्या था? बेसिकली मोमेंटम था एक मूविंग बॉडी की टोटल अपन एनर्जी लेके चलते हैं। वैसे और भी डिटेल में था मोमेंटम, और डिटेल में बताया हुआ था, और फॉर्मूला था m1u1 m2u2 m1v1 m2v2। ठीक है, जो इनिशियल एनर्जी है वो फाइनल एनर्जी के इक्वल होगी इन द मोशन। तो मोमेंटम भी कंजर्व्ड है। मोमेंटम को डिटेल में क्लास अपन 9th में पढ़ चुके हैं, तो ये इतनी डिटेल में लेने की जरूरत नहीं है। बट फिर भी एक एग्जांपल के फॉर्म पे जो अपन ने उस टाइम भी लिया था, एक बॉल आई, यहाँ से टकराई, अगर आइडल सिनेरियो है तो ये बॉल यहाँ रुक जाएगी, ये बॉल यहाँ चली जाएगी। ठीक है, ये वाली जो बॉल है यहाँ चली जाएगी, और ये वाली बॉल थी ये यहाँ पर स्टेशनरी हो जाएगी। आइडल सिनेरियो नहीं है तो क्या होगा, ये बॉल आएगी, यहाँ से टकराएगी। सेकंड केस में ये बॉल भी पीछे जा रही है, ये बॉल आगे जा रही है। दोनों ही केसेस में जो मोमेंटम है वो कंजर्व्ड है, ओवरऑल मोमेंटम कहीं नहीं गया। ये जो मोमेंटम था वो कंजर्व्ड है। नेचुरल केसेस में हमें देखने को नहीं मिलता, तो फिर कैसे कह सकते हैं मोमेंटम कंजर्व्ड है? नेचुरल केस में मोमेंटम फ्रिक्शन भी लेता है। ठीक है, तो फ्रिक्शन जो बचा कुचा मोमेंटम है जो हमें ओवरऑल मोशन में नहीं देखने को मिलता, वो फ्रिक्शन में लग जाता है। खैर, मोमेंटम इतना डिटेल में अभी लेने की जरूरत नहीं है, आगे एक और टॉपिक आएगा, अपने आगे चैप्टर्स में आएगा, तब अपन मोमेंटम को और डिटेल में लेंगे। तो ये है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मास, मोमेंटम, और भी बहुत सारे है ऐसे फिनोमेना जो मोमेंटम को या कंजर्वेशन को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो ये लास्ट चैप्टर है इस टॉपिक का। अब ये चैप्टर ज्यादा वेटेज का नहीं है, तो इसको लूजली मत छोड़ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, क्योंकि इसके बेस पर पूरी फिजिक्स आगे टिकी हुई है। तो इसको एक बार ध्यान से देख लो, और जो भी प्रॉब्लम हो वो आप मुझसे आराम से पूछ सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर अपन स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में।